Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's YouTube channel. पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड नंबर 4 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आज हम बात करेंगे जो बाइडेन के बारे में, फेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की डायनामिक्स के बारे में, और थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे कि डायनामिक्स इस रीजन के कैसे हैं और जो बाइडेन जो कि अभी रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, इनका रोल एज ए प्रेसिडेंट क्या हो सकता है। याद रखिएगा जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है, अमेरिकन सिस्टम जो है, उसमें कुछ चीजें कंसिस्टेंट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फॉरेन पॉलिसी एजेंडास। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में परसिस्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल रही होती है और अगर उसमें कोई रुकावट आए तो फिर उसको शिफ्ट भी करते हैं। और कुछ चीजें पिछले 100-150 साल की जो अमेरिकन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है ऐसी हैं जो अमेरिकन शिफ्ट लेते हैं। जिस तरह 20th सेंचुरी के शुरू में जो अमेरिकन थे, दे लव अमेरिकन नेशनलिज्म, जिसको हम ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। वो क्या था कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, लोकल क्लोथिंग करें, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यूज करें, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें। जब उन्होंने इस नेशनलिस्टिक इकोनॉमी को अचीव कर लिया, ये गोल अटेन कर लिए, तो फिर उन्होंने देखा कि अब इंडस्ट्री चूंकि उन्हीं की है और बेहतरीन इंडस्ट्री है तो पूरी दुनिया में अपनी चीजों को सेल किया जाए, तो वो लिबरल इकोनॉमी की तरफ आ गए और ट्रेड बैरियर्स खत्म करने की बात की। हमें साफ्टा नजर आता है, नाफ्टा नजर आता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ अमेरिका ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फिर ओवरऑल एक लिबरल इकोनॉमी का और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नजर आता है। हमने पिछले दिनों देखा कि जो अरसा था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें फिर दोबारा अमेरिका अमेरिकन नेशनलिज्म की तरफ आया, अमेरिकन पीपल की तरफ आया, अमेरिकन वाइट्स की जो डोमिनेंस है उसकी तरफ आया, मैक्सिको के साथ बॉर्डर बनाना शुरू कर दिए, आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनको ये बात समझ आ जाएगी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका बहुत सा फायदा जब अमेरिका और वेस्ट ने ले लिया तो अब वो फायदा चाइना लेना शुरू कर दिया, और चाइना ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेच रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में बेच रहा। तो अमेरिका ने क्या किया कि चाइना और अमेरिका की यूएस ट्रेड वॉर अमेरिका की साथ स्टार्ट हुई, जो कि ट्रंप के दौरानिया में देखिए हवाई के नाम पे एक बहुत बड़ी चाइना का नेशनल ब्रांड है मोबाइल कंपनी का, उसको बैन किया गया। और बाकी दुनिया में भी, क्योंकि वो एप्पल के अकॉर्डिंग जो उसकी सेल्स थी वो एप्पल से ज्यादा हो रही थी। पर ये तो एक थोड़ा सा मैं तज्जिया आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि शिफ्ट क्या होती है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान में जिस तरह हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि हम पे इल्जाम लगते हैं डीप स्टेट के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करती है, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी ट्वीट्स आई, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, और जितनी भी उन्होंने एड्रेस की उसमें उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बात की। उन्होंने बात की इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीआईए की, उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जब जिक्र किया तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कौन से ऐसे बड़े हाथ हैं जो अमेरिका में बैठ के अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के नताइज भी ले सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसके ऊपर बड़ा इशारा करने की कोशिश की और ओपनली भी बहुत सी बातें की। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लास्ट स्पीच है 12 मिनट की, उसको जो अमेरिका के मेजर मीडिया चैनल्स थे, इवन कि यूरोप के, इवन यूके के भी मीडिया चैनल्स, उन्होंने उसको दिखाने से इनकार किया और बल्कि 3 या 4 मिनट का क्लिप उन्होंने चलाया, उसके बाद उस स्पीच को खत्म कर दिया, यानी उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया। ये सब क्यों हुआ? और जो बाइडेन जो कि अब डेमोक्रेट्स की तरफ से इलेक्ट होके आ गए हैं, इनके आने से 20 जनवरी को, हर इलेक्शन के बाद 20 जनवरी को अगले साल अमेरिकन प्रेसिडेंट हल्फ उठाता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब बनता है तो वो क्या कर सकता है? हम इसके लिए तारीखी तौर पे देखते हैं कि डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट में जो बाइडेन का क्या रोल रहा। इस तरह के जो बाइडेन आपको पता है 1972 में एज ए सेनेटर सामने आए सबसे पहले, उसके बाद 1988 में भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश की, हार गए। उसके बाद प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के लिए वो आए, वो नहीं हो सके। फिर ओबामा के दौर में 2008 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने। याद रखिएगा कि 2008 में वॉर ऑन टेरर अपने रिवर्स मोड की तरफ जा रही थी
और पाकिस्तान को कोलिजन सपोर्ट प्रोग्राम भी मिल रहा था, कोलिजन सपोर्ट फंड भी मिल रहा था। तो क्या जो बाइडेन के आते ही वो फंड रुक गया? ऑब्वियस सी बात है, वो रुक गया। फिर जो बाइडेन पे एक और इल्जाम ये भी लगता है कि जो बाइडेन मिडिल ईस्ट में जितना क्राइसिस है उसके ब्रेन चाइल्ड, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, यानी उसके मास्टर प्लान इन्होंने किया। अरब स्प्रिंग जितना भी हुआ 2011 में, उसके पीछे जो बाइडेन थे। इवन के इंडिया के साथ जो हाइड एक्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है, सिविल न्यूक्लियर डील 2009-10 में जो की थी, उसके पीछे भी जो बाइडेन ही थे। और एक और बड़ी काम की बात कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी हुकूमतें, एक जिसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और दूसरी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 2008 से 2013 तक जरदारी साहब की गवर्नमेंट और 2013 से ऑनवर्ड 2018 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। इसको लाने में भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, और वो रोल कैसे सरंजाम देना था? पाकिस्तान के मिलिट्री इदारे को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करना था। कहा जाता है कि ओबीएल, उसामा बिन लादेन का जब एक ड्रामा रचाया गया, जिसके बारे में अभी पिछले दिनों ट्वीट भी आई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओबीएम जो था एक ड्रामा था, उसामा बिन लादेन वाज अ ड्रामा, जिसको उन्होंने माना। 2011 2 मई को बिलाल टाउन में, एबटाबाद में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल करीब ही 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक ऑपरेशन किया गया और वहां से उसामा बिन लादेन को ये कहा गया कि बरामद किया, फिर उसको मार दिया, फिर उसको समुंदर बुर्द कर दिया और अपना जो नेक्स्ट टर्म थी इलेक्शन की, वो जीतने का एक स्टंट था ओबामा का। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान में जितने भी इल्जामात उसके बाद लगे, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने अगले दिन ही अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाया और जिसमें उन्होंने अमेरिकन को उसामा बिन लादेन को मारने पर और उसको यहाँ पर आके उसका हाइड आउट के ऊपर ऑपरेशन करने पे बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी। और उससे सुबकी किसकी हुई? पाकिस्तान के इदारों की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान मिलिट्री की। मेमोगेट स्कैंडल भी उसी दौर में आता है। सारी की सारी अगर आप कड़ियां मिलाएं तो ये वो दौर है जब जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंसी का हिस्सा है, व्हाइट हाउस का हिस्सा है। आगे आने वाले अदवार में याद रखिएगा, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सलूक करने वाली नहीं है। एक नई जंगों की सीरीज शुरू की जाएगी अमेरिकन असला बेचने के लिए। इंडिया की आर्मी को, इंडिया की मिलिट्री को, इंडिया को, क्योंकि अभी पिछले 2 हफ्ते पहले उन्होंने बैका किया है, पाकिस्तान की सर्वेलेंस तो वैसे ही वो दे रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की, पाकिस्तान के लोगों की, उनकी रियल टाइम डाटा एक्सेस दे रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर एग्रेशन भी करेंगे। मेरा मानना यह है कि जो पाकिस्तान का फेट है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होता अगले 4-5 साल, जो कि जो बाइडेन के साथ अब बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने शिफ्ट लिया है चाइना की तरफ। और पाकिस्तान जिस ब्लॉक में जा रहा है उस ब्लॉक में ना सऊदी अरेबिया है और ना अमेरिका है और ना बहरीन है, ना कतर है, इवन के यूएई भी नहीं है। और अमेरिका के ब्लॉक में इस वक्त इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, यूएई है। और पाकिस्तान इस वक्त अलाइनमेंट कर रहा है ईरान के साथ, टर्की के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ। और जो बाइडेन सबसे ज्यादा जो हर्ट करने की कोशिश हमें करेगा वो सी पैक के ऊपर करेगा। तो मेरा एनालिसिस पाकिस्तान सीरीज के इस प्रोग्राम के इस टॉपिक से रिलेटेड ये है कि हमें वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स। हमें बड़ा टेक्निकली चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सामने रखना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉरेन पॉलिसी मूव्स लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रीजन के अंदर वैसे ही इंस्टेबिलिटी पिछले 4 हफ्तों में भारत ला चुका है, जब से उसने अपने 11 न्यू मिसाइल जो टेस्ट प्रोग्राम है, जो नए टेस्ट उन्होंने किए हैं, और उसके साथ साथ जो वो सर्वेलेंस, नेवल सर्वेलेंस कर रहा है चाइना की, पाकिस्तान की और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बैका के प्रोग्राम के तहत, वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया से भी मूव कर गया और आपने देखा होगा कि इसी साल 2020 में जो 3 बिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरेबिया ने हमें दिए थे, जो उनके शहजादा रॉयल प्रिंस हैं सलमान बिन मोहम्मद ने, उसमें से 1 बिलियन यूएस डॉलर उन्होंने हमसे वापस लिया और विदाउट एनी, वो जो कहते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम दिए, उन्होंने हमसे वापस लिया। और उसमें अरेंज करने में चाइना ने हमारी हेल्प की है। अभी फैटफ में हम फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। तो अभी बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सी सिचुएशन आगे पाकिस्तान के साथ होने वाली है। मैं कुछ और चीजें भी इंशाल्लाह इसी सीरीज में आगे आपसे शेयर करूंगा,
जिस तरह के मैंने आपसे पिछले एपिसोड में वादा किया था, चाइना, रशिया और पाकिस्तान के आने वाले इकदाम क्या होंगे, इस रीजन में इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई जंगों की सीरीज का आगाज होने लगा है। अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में अब अपने पांव दोबारा जमाएगा, क्योंकि इंडिया में उन्होंने अपना एक हेड ऑफिस बना लिया है बैका के थ्रू। अब वो इंडिया से बैठ के सर्वेलेंस भी करेगा, और जो टेररिज्म की एक प्रॉपर जिसको हम कहते हैं ना सेफ हेवंस जो ऑलरेडी बनाई होती हैं, जो स्पॉट्स ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं, उन स्पॉट्स, उन स्लीपर सेल्स को कैसे एक्टिव किया जाएगा। और आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए डिफरेंट किस्म की पोस्ट्स आपके सामने आती हैं, पेड पोस्ट हैं, पेड कंटेंट हैं। तो इसके थ्रू पाकिस्तान में एनआरकी पैदा करने की भी कोशिश की जाएगी। इन तमाम टॉपिक्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।